बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इस दुआ और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सुबह आते ही रूटीन होती है, एक चाय का कप और एक अखबार, ये दो चीज़ें लाज़िम मलज़ूम है। अखबार पकड़ो तो अखबार वाले क्या महारत से काम करते हैं, क्या कमाल करते हैं। एक खबर को लिख देते हैं बड़ी खबर, एक खबर को लिख देते हैं बुरी खबर, एक खबर को लिख देते हैं ताज़ा तरीन खबर, एक खबर को लिख देते हैं खबरदार होशियार। पता नहीं मतलब कहाँ से अल्फाज ढूंढ के लेकर आते हैं, लेकिन वो तमाम खबरें जो है ना वो परेशान ही कर रही होती हैं। अभी जो सबसे बड़ी परेशानी वाली और मेरे ख्याल से परेशानी से ज़्यादा समझने वाली चीज़ ये है कि शहर में डेंगू के वार बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। और मौसम की तब्दीली के साथ मैं अक्सर ये प्रैक्टिस अपने घर में करती हूँ। मैंने मतलब शाम को दरवाजे खोल देती हूँ सारे, क्योंकि बंद जगह में मेरे से खुद नहीं रहा जाता। खिड़कियाँ दरवाजे हम लोग अब क्योंकि कहते हैं कि अच्छा मौसम बेहतर हुआ है तो हम दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि शाम के औकात में वो मच्छर वाला वो टाइम होता है। खैर ध्यान तो सारा टाइम ही रख रहे हैं, कहीं पर भी इर्द गिर्द कूड़ा पानी गंदा या साफ़ हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते हुए बच्चों को ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग ना सिर्फ डेंगू बल्कि मलेरिया के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो जिस्म में मुसलसल दर्द रह रही है, बुखार रह रहा है, ये कुछ मौसम की तब्दीली का, क्योंकि अभी भी जो है ना हम एसी लगा रहे हैं, सो इस चीज़ के भी असरात हो रहे हैं। सो आयशा को ज़्यादा गर्मी लग रही है। वाकई गर्मी किसी टाइम ज़्यादा भी लगती है, लेकिन ये चीज़ें पैरेलल हैं जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हम समझते हैं कि भाई हुकूमत ने डेंगू कंट्रोल करना है, हुकूमत ने हमारे घरों में आकर तो भाई डेंगू कंट्रोल नहीं करना ना। थोड़ी सी काविश, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करें। स्कूल्स जितने सरबराहान हैं उनसे भी कहेंगे कि प्लीज़ स्कूलों में सफाई सुथराई का ख्याल ज़रूर रखें। आजकल तो वैसे ही हम देखते हैं कि अच्छी खासी भारी भरकम फीसें वसूल करें, तो उसमें से ये चीज़ भी ज़रूर करें कि सफाई पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसी सफाई निस्मान है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान और हसन अली ने ज्वाइन किया है। आमिर भाई, डेंगू का ये सीज़न पीक टाइम है, क्या फेवरेट टाइम है डेंगू के लिए? मेरा ख्याल है फेवरेट टाइम है। उसकी वजह यह है कि बारिशें भी ख़त्म हुई हैं, मानसून जिस तरह से आया था और जिस तरह से पानी क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाके हैं जहाँ पे पानी आ जाए उसके बाद उसको निकालने को इंतज़ाम, निकास का इंतज़ाम नहीं है। प्लॉट खाली पड़े हैं तो मालकान उसका ख्याल नहीं करते हैं, चार दीवारी करते हैं, वो बंद। मेरे घर के दोनों साइड पे प्लॉट्स हैं और उसमें दीवार की होगी, गेट लगाया होगा। अब ना वहाँ से सफाई हो सकेगी, सोसाइटी भी चाहे तो वहाँ सफाई नहीं कर सकती है। तो मुझे बताएं उस प्लॉट के अंदर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो क्या होएगा? और वो मच्छर डेंगू का सबब बनेंगे नहीं बनेंगे तो ये हमें क्या पता कौन सा मच्छर डेंगू का कौन सा, हमें तो ये भी नहीं पता चलता। शाम के टाइम मेरा दिल कर रहा था बच्चों को टेरेस पे ले जाओ, मैं इसी खौफ की वजह से नहीं लेके गई कि मच्छर बहुत ज़्यादा है। आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है मच्छर की, कोई भी नहीं है। और दूसरा आपने बात की थी खबरों की, मेरा ख्याल है कि खबरें जो है कभी एक अच्छी खबर की एक बुरी खबर नहीं, बड़ी खबर और अच्छी खबर, खबरदार खबर। अच्छा, इसका एक हल भी है। क्या हाल ये है कि आप मदनी रिपोर्टर की खबरें पढ़ें। ये देखें ना, वालिदैन बच्चों पर गैर ज़रूरी दबाव ना डाले मतीरा। हाँ। अच्छी खबर है। मरियम नफीस और उस्मान खालिद भट्ट की डांस वीडियो वायरल हो गई। कैसी मजे की खबर होगी, वीडियो सोच के मैं ये और ये एहसन और महवे हाथ के फोटो शूट की वीडियो भी वायरल हो गई है। अगर आप इन परेशानियों से कि बिजली महंगी हो गई, ये क्या हो गया, ये बसें नहीं दे रहे, प्राइवेट मैंने गलत बात की है। मतलब मैं गैर कानूनी अखबार पकड़ती हूँ, कोई अच्छी खबर, कोई बड़ी खबर। यार मैंने भी अखबार ही पकड़ा भाई, मैंने कौन सी चीज पकड़ी है? तो इतनी अच्छी तस्वीर लगी है मतीरा की। आपने बड़ा जबरदस्त इंतखाब, शुक्र है। अच्छी तस्वीर, अच्छी की स्टेटमेंट बदल गई है आमिर भाई की। अच्छी की स्टेटमेंट हर एक आमिर भाई की जिसकी तस्वीर होगी मुझे अच्छी लगेगी। मतलब यार कुछ दिन पहले अच्छी की स्टेटमेंट कुछ और थी। नहीं, मरियम के बारे में जी। मैं कहता हूँ मरियम की तस्वीर बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ। मैंने इस पर कब इनकार किया था, लेकिन आप कहें कि सिर्फ मरियम की तस्वीर अच्छी लगती है तो नहीं, मतीरा की भी अच्छी लगी है मुझे। तो ये डांस वाली भी अच्छी तस्वीर है। आपका कसूर नहीं है एहसन, हाँ आपका कसूर नहीं है। तस्वीरें जो अच्छी है तस्वीरें बोलती हैं। हसन डेंगू पे आना चाहूंगी। देखिए ना, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें अपने घरों में सबसे पहले इसका ख्याल करना है। पानी जहाँ गमले हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पानी मौजूद है, उसको फौरी तौर पे जो है वो ख़त्म करें। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब पहली दफ़ा डेंगू आया था और शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ी मेहनत की थी, उस वक्त एक डेंगू स्क्वाड बनाया गया था
जो मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे भी करता नज़र आता था। हसन, मुझे याद है मैं शाम 7 बजे का जब न्यूज़ बुलेटिन करती थी ना, तो उसमें पूरे दिन की रिपोर्ट होती थी और घरों के बाहर ना स्टिकर्स भी आवेजा करना शुरू कर दिए जाते थे। इस कदर जबरदस्त वो मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से होती थी। अब बदकिस्मती से लोग भी उस एहतियात, जो शुरू में जब डेंगू आया था तो लोगों ने एहतियात भी बहुत की थी, अब वो एहतियात भी लोग नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हुकूमत की तरफ से जो मॉनिटरिंग हो रही थी, इनकी एक टीम जो है वो घर जाती थी, घर जाके पूछती थी कि कोई पानी तो नहीं खड़ा, देखते थे जाके बाकायदा। अब वो चीज़ नहीं, अब सिर्फ वो कागजों में कार्रवाई। लेकिन मुझे इसको खबर को वाइंड अप करना है। मैं आप लोगों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो रिकवरी के बाद भी उसके सिम्टम्स रहते हैं। आप कमज़ोरी हो जाती है इसमें, और बुखार वैसे कोई भी हो इसमें ये अलामात तो रहती हैं, लेकिन डेंगू ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरा ख्याल ये इसने बात ठीक की, लोग एहतियात करना शुरू हो गए। मैं ये जानता हूँ कि लोगों ने अपने घरों के ऊपर से काट कबाड़ निकालना शुरू कर दिया था, सारा काम हुआ था। लेकिन वो जो बात मैंने कही कि जो प्लॉट खाली हैं उस पर जो चारदीवारी है, हुकूमत उसको गिराए। देखिए, मैं ये हुकूमत से कहता हूँ, हुकूमत मालकान से कहें या तो इसको बनाओ या इसके गिरा कर इसकी सफाई कराओ। सही बात है। या आपकी सोसाइटी, जो प्राइवेट सोसाइटी, वो भी यही काम करें, वो भी ऐसे ही है। वो ऐसे ही करें, वहाँ पे ट्रैक्टर हल चलाएं ताकि पानी ज़मीन के अंदर चला जाए और मच्छर पैदा बिल्कुल। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा गमलों से पानी कहाँ से निकालते रहे। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने तौर पे जितना ख्याल रख सकते हैं रखें। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखें। आमिर भाई सही कह रहे हैं आप, लेकिन कार नहीं है। नहीं, ये अच्छे बुरे घर के नहीं, ये लोगों के जब्त का लेवल है। मतलब बर्दाश्त नाम की, इतना अदम बर्दाश्त और इतना लोगों का बदतमीजी वाला रवैया मुझे समझ नहीं आती। इंसान समझे इन लोगों को भी जो गर्मी सर्दी किसी मौसम की परवाह किए बगैर आपके दरवाजों पर आते हैं, और इतनी सख्त ड्यूटी करने का कोई इन्हें बहुत ज्यादा मुआवजा भी नहीं दिया जाता। ना सैलाब के ज़माने में हम देखते हैं जनूबी पंजाब में, और रोदकोइयों में बेचारे कश्तियों में बैठ के जा रहे होते हैं, पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, पानी के अंदर से गुजर के जा रहे हैं। आमिर भाई, मैं कल ही मैंने ये चीज़ मेंशन की कि मतलब मेरे बच्चों को जब पोलियो के कतरे पिलाने टीम आती है, सुबह 10-11 बजे का टाइम होता है। सो मैंने मुलाजमा को कहा उसको कि 2 बजे के बाद आए, जब मैं घर आ जाऊँ। वो 2 बजे दोबारा पहुँचती है। ऐसे वो 2 बजे जब मैं चली जाती हूँ तो मतलब उनकी मेहरबानी है कि वो 2 बजे दोबारा आ जाते हैं। तो फिर आगे से अगर ये रवैये लोगों के हों, मतलब उतना टाइम वो उसी इलाके में घूम रहे होते हैं। मैं सीरियस बात करूँ, आपको हंसी आ रही, मैं वो हंसी इसलिए आ रही, मेरे घर आई थी पोलियो टीम ना एक दिन, वो उन्होंने नॉक किया, मैं आ गया, तो मुझे कहते हैं कि आपके घर में कहती है आपके घर में छोटा बच्चा है कोई। मैं कहा बच्चे तू भी हाथ उठा, मैं भी उठाता हूँ, दुआ कर, वो तो मैं बुलवा दूँ। मुझे इस पर हंसी। अच्छा जी, खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे। आई डोंट नो कि इसको खबर कहा क्यों जाता है, क्योंकि हमें तो बचपन में भी यही पढ़ाया गया था, यूनिवर्सिटी में भी यही पढ़ाया गया था। जब चैनल ज्वाइन कर लिया, यही बताया गया था कि खबर वो होती है जो कुछ नहीं होती है, जो आपको हैरान कर दे, मतलब समथिंग कि आपको उसका पहले से नहीं पता तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही। ये तो हर रोज़ ही महंगी हो जाती है हसन। बिजली का यही रहना। आमिर भाई कहते हैं कि जी IMF बड़ा एक हमदर्द इदारा है, ठीक है। IMF की वजह से इनको किस का तर्जुमान कहेंगे? इनको आप बहुत सारे इदारों का तर्जुमान कह सकती हैं ठीक है। जाहिद चौधरी साहब ना बड़ा शदीद इख्तिलाफ रखते हैं इनसे, और अक्सर कहते हैं, मैं मतलब मुझे कहीं जाहिद साहब थोड़े से सच्चे लगने लग गए। थोड़े से? हाँ। सिर्फ आप ना देखें आमिर भाई, वो सर से पैर तक भाई सच्चे हैं। नहीं, सर से पैर तक साफ हैं तो सच्चे हैं। देखिए आमिर भाई, हर जो अवामी मुफाद की चीज़ होगी ना, उसकी मुखालफत जरूर करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। अब आप ये देखें, हुकूमत ने 2 माह के लिए जो सिंगल फेज बिजली सार्फिन थे उनको 14 रुपए का रिलीफ दिया। इस महीने आया भी, इस महीने आया भी। साथ ही IMF ने शर्त रख दी। 2-3 लोगों ने बताया कि जी हमें ये रिलीफ मिला, बड़ा खुश हुए, ठीक है, हमने अप्रिशिएट भी किया कि चलो किसी को तो सुकून आया। साथ ही IMF ने शर्त रख दी है कि ये आप रिलीफ क्यों दे रहे हैं और ये वापस लें। इस्लामाबाद में वापस ले लिया। अब पंजाब में भी अगला जो महीना है उस महीने में मिलेगा वो रिलीफ या नहीं मिलेगा, अभी ये नहीं पता। दूसरी तरफ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फिर से एक मरतबा जो है वो सार्फिन पर अरबों रुपया जो है वो डाला जाएगा 3 माह का। कहाँ जाएंगे लोग? महंगाई का हाल इस वक्त जो हो चुका है, आम आदमी। और कल की राव साहब की अखबार में खबर थी, CM साहिबा कहती महंगाई का ग्राफ ही गिर गया है। मैंने कहा पता नहीं कौन सा पैमाना लेके ये लोग निकले हैं। मैं ना एक चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ। आप एक चीज़ देखें,
आपको आजकल सेब सस्ता मिलेगा, सब्जी महंगी मिलेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हैं। तो क्या क्या महंगाई का ग्राफ गिरा, महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी के लिए जीना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से बिजली का बिल देना ही देना है, इससे तो नहीं कर सकते ना कि नहीं देना, छुटकारा ही नहीं है, छुटकारा ही नहीं है। आप खाना अपना कम कर दे, इसके बगैर और लोगों ने गुजारा किया, देखिए लोगों ने अपने चीज़ें बेच के बिल अदा किए हैं, तो वो इसकी कौन है जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या साबका हो, जिन्होंने आमिर भाई इस पे भी कहेंगे कि आईपीपी वाला फैसला बहुत अच्छा था, आईपीपी के अलावा बहुत कुछ था। ठीक है, हम पानी से बिजली बना सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया गया। और उसका सारा बोझ जो है वो सार्फिन पे पड़ रहा है। बिजली महंगी होती रहेगी और ये इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा जब तक आईपीपी से जान नहीं छूटेगी। आमिर भाई मुझसे पूछ रही हैं जी, नहीं आप दोनों कर लें, मतलब कोई नहीं, नहीं, मैं आप तो भी बोल देखें रहे, आप कोई बात लोगों ने नहीं कह आमिर भाई। दिया अवाम दुश्मन, आपने कह दिया आईएमएफ का तर्जमान, तो आप दोनों इस बात पर बात करें। अगर मैं ये कहूँगा कि ये बिजली सस्ती हुई है तो फिर आप लोग को बुरा लगता है। असल कैसे बात ये सस्ती है, हुई है आमिर भाई, कैसे ये कैसा है? नहीं, देखें यही यानी आपका अखबार झूठ कह ये रहे हैं, ये हम दोनों हाँ झूठ कह ये रहे हैं, मुझे नहीं आवाम पता रोना आपका पीटना अखबार डाल या रही है। मेरा अखबार नहीं पता। अभी भेजे बाहर लोगों को माइक जी, देके, जी, जी, अपने बिल्कुल, किसी बिल्कुल रिपोर्टर भेजें, को भेज भेजें, दें। भेजें, भेजें। वो आवाम गलत कह रही है, आप ठीक कह सिर्फ रहे हैं। 1 मिनट दें, मैंने पहले कहा था या आप बोल लें या मुझे बोलने दें। बोल लें आप। ये कल जिस वक्त खबर आई तो मैंने अपने इस्लामाबाद वाले रिपोर्टर जिन्होंने ये नेपरा से खबर दी थी उनको एक मैसेज किया। मैंने कहा भाई मुझे पिछली छमाही में जो एडजस्टमेंट थी वो बताएं वो कितनी थी। उन्होंने मुझे भेज दी। नेपरा अथॉरिटी ने माली साल 2023-24 के चौथी छमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.75 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। ये वो खबर है जो आप भी कह रहे हैं इजाफे की मंजूरी दे दी। छमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी, यही खबर है जी। इसके आगे आ जाए। साल 2023-24 की तीसरी छमाही एडजस्टमेंट 93 पैसे फ़ी यूनिट अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। जो 93 पैसे दी थी वो ख़त्म हो जाएगी। नेपरा अथॉरिटी ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जिंग की मद में 37 पैसे फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी भी दी है। जो जुलाई के बिल हैं उसमें 37 पैसे, यानी उसमें ज़ीरो करके उसके 37 पैसे। एक मिनट ठहरे, मैं बस बता रहा हूँ, बताइए ये खबर सुने सर। चलें, मैंने तो बोला ही नहीं आप चलें, दोनों चलें। को। अगर आप मुझे नहीं सुनना चाहते तो आप सुने। नहीं, आप बोलें। ये हमारे रिपोर्टर हैं वैस कियानी साहब। ये रिलीज सितंबर के बिलों में दी जाएगी। नेपरा इससे कबल जून की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ₹2.56 इजाफे के साथ अगस्त के बिलों में वसूल की थी। इस तरह सितंबर के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.93 की कम खबर सुनाना चाह रहे हैं। नहीं सर, ₹2.93 की कमी होगी सितंबर के बिलों में। दोनों एडजस्टमेंट मिलाकर सार्फिन को सितंबर के बिलों में ₹2.11 फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये है मुकम्मल खबर। आमिर भाई ना आप सुनाएंगे क्योंकि मैं तर्जुमान हूं, ना आप बताएंगे क्योंकि आप तर्जुमान नहीं हैं। आप कहेंगे जी महंगी हो गई, मैं कहूंगा सस्ती हो गई, मैंने आपसे पहले कहा था। या आप बोल लें या मुझे बोलने दें। ये है वो खबर। ये वैस कियानी रिपोर्टर है इस्लामाबाद का। कल मैंने उसको ये मैसेज किया, मैंने कहा भाई ये आपका कैमरा दिखाए ना नहीं, आप बता भाई, दें, इससे हमने आपकी इससे बात पिछली सुनी। छमाही में बिजली कमी हुई, मैं कितनी महंगी हुई थी। आमिर भाई बात ये वो है, टिकर्स होंगे आपके पास, वो मुझे दें। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत कम हुई थी, इसके टिकर्स भी दें। ये मैंने उसको रिक्वेस्ट की, ये लिखा, उसका ये जवाब आया। अब आप मुझे बताएं इस पर मैं क्या कहूं कि अगर बिजली सस्ती हुई है तो जब भाई आप कैसे सस्ती हुई भाई है? आप जब ओवरऑल मैंने आपको सारी खबर पढ़ के सुना दी। मेरी नहीं, आप ओवरऑल यूनिट की प्राइस देख लें कहां थी और कहां चली गई। ₹2.11 फी यूनिट कमी हुई है सितंबर के बिलों में। आमिर भाई कैसे लेकिन हो आपको गई बताया नहीं जाएगा। ये आप कैसे हुई है? मैं खबर सुना रहा हूँ अच्छा, आपको। क्यों नहीं बताया जा रहा? आप ओवरऑल नेपरा ये के खबर देने वालों ने क्यों लिखा है कि ये इतनी जो बिजली महंगी? नोटिफिकेशन आया 12 सफ़ात पर मुश्किल नोटिफिकेशन है, और वो 12 सफ़ात में मैंने नोटिफिकेशन मंगवाया क्योंकि मुझे खबर चलाना होती है। मुझे आपको भी पता है आमिर मैं भाई, खबर आपके में अखबार ने क्यों खबर दी है कि इतने पैसे ₹1 मैंने आपको बताया कि वो जो ₹1.74 है वो खबर बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये कमी हुई है। कमी किस तरह हुई है? इजाफा नहीं हुआ। अच्छा आमिर इनको भाई ये चाहिए नहीं। था, खबर ये आप देते तो पेट्रोल मुझे सिर्फ महंगा एक बात- करेंगे, और भाई मुझे सिर्फ खबर एक ये- सवाल का अच्छा, जवाब दे आपको दें। भाई आपको आमिर सवाल भाई। का जवाब दे देता हूँ। आप 1 मिनट सब्र करेंगे, मैं अच्छा आपको चलें, सवाल का जवाब दे देता हूं। आप कर लें बात। मुझे नहीं समझाना, आवाम को भी समझाएं। ₹1.74 लगाया गया है इस छमाही के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के तौर पे, जो कि पिछली छमाही में ₹2.93 था।
अब ये पिछली कम कर समाई दिया। से इस समाई में कम हुआ है, लेकिन लगाया तो गया है। लगाया तो गया। ये 74 रुपया लेना अच्छा, भी है। अब- अगर ये 2 रुपए 93 पैसे ही रहता, यानी वो कुछ ना करते, तो ये मजीद ये जो आप यानी पता नहीं आप कह कितने रहे अरब हैं कह रहे पिछले हैं। को देखे तो हमारे ऊपर इन्होंने कितने एहसान कर दिया एहसान है। कर ये दिया मैं कि आपसे उन्होंने नहीं कह रहा। पुराने के नफल उन्होंने पढ़ ले। कुछ कम मैं कर आपसे दिया। नहीं कह रहा, मतलब- आप जो मर्जी कहें। मैं तो एक बात कर 45 रहा अरब है ना, हूं। तो देखिए, 90 अरब होना था। ये आधा कम किया उन्होंने। 45 बहुत अरब बहुत है। आसान किया, 90 बहुत अरब है। आसान है। पिछले अब से आप relate कहते बहुत कर रहे हैं। आसान है। अब आप ये कहते हैं ओवरऑल कि ये आप बिजली- पिछले से कीमत relate देख कर लें। रहे हैं। आप ये कहते हैं कि बिजली महंगी हुई है, तो मैं देखे मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि मैं हूं मत जाए ना इतनी मैं हूं दूर। तर्जमान। मत जाए ना इतनी मैं दूर। हूं अभी जो आमिर भाई महंगाई नहीं, का मैं ज़्यादा हूं होगा। तर्जमान। मेरा एक मैं हूं सवाल है। तर्जमान सच का। नहीं। मैं ना तर्जमान भाई आपका हूं ना आपका हूं, वाह, आप हम हुकूमत किसी के तर्जुमान हैं। बैठे हैं। मैं सच का आप हुकूमत तर्जमान के हूं। सच के तर्जुमान हैं। तर्जुमान मैं हैं। सच मुझे निकाल के अगर लाया। आप- आमिर भाई मुझे नहीं, सिर्फ अगर देखो- मैं आपने- सच निकाल के अन्ना लाया। एक मिनट। अगर आप अन्ना, एक 6 मिनट। महीने ये मैं पहले की सच बातें निकाल निकाल के के रिलेट नहीं, करके नहीं। सच बताना मैं चाहेंगे, सच बस निकाल कर के दो। देखिए मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ। महंगी आप हुई ओवरऑल है। आप जो आप मर्जी कहें। ओवरऑल एक बिजली मिनट का दे दे। यूनिट बिजली देख महंगी लो। हुई कि नहीं हुई? करें। बिजली दोनों महंगी करें, हुई कि सस्ती नहीं? हुई। हुई है कैसे फिर सस्ती? सस्ती हुई। मैंने अभी बता दिया आप आपको। आमिर फ्यूल भाई एडजस्टमेंट के मद में। फ्यूल एडजस्टमेंट की आपकी मद खबर में गलत है। फिर वही बात मुझे है। क्या पता खबर आप नहीं कह कर रहे हैं मैं तो आधे- आपको इस्लामाबाद से खबर नहीं, उनको आगे आप दी। कह रहे हैं कि आधे तो ये आधे है पैसे पिछले। लिए जाएंगे। और पिछले वो छोड़ पैसे दें। तो लिए जा रहे हैं पिछली ना। से- आगे तो महीने पैसे क्या तो हो रहा था, लेने ही छोड़ लेने दे। हैं, लेने ही लेने हैं, लेकिन पिछली से छोड़ दे। पिछले आधे से पैसों कम पे कर आ गया। दिया, वो क्या एहसान हुआ? कर दिया। छोड़- ये ले, है। हम नहीं। इत्तेफाक करने के ये पीछे है, आमिर ये भाई, आपको तो नहीं। यूनिट फ्री चाहिए, आपको मैं क्या कर नहीं नहीं सकता हूं? फ्री नहीं चाहिए एक हमें। मिनट। अब नहीं, कम हुआ हम है ये तो नहीं इसका कह शुक्र रहे अदा हैं। करें। मैं तो आमिर कर भाई, रहा हूँ। अजीब आप बातें शुक्र कर अदा रहे हैं। करें। हम पिछली माही से पिछली समाई में ज्यादा दिए पैसे आपने, हाँ, अब इस तो- समाई में कम देंगे, आप शुक्र तो अदा देने करें। तो है ना। देने तो है ना, तो देने तो हमने देने ही देने जितना हैं था बिजली के उससे पैसे। बढ़ाया कि नहीं? कम किया ना, फिर कम तो किया। मैं तो दे रहा हूँ नहीं, आपको, ये- कम किया। मैं आपको सबूत के साथ दे मेरा रहा हूँ। एक सवाल मैं आपको है notification आमिर निकाल के भाई दे मेरा दूं। एक आप सवाल पढ़ है लें। पिछले मैं आपसे ये पक्के कहता हूँ तर्जुमान। पिछले साल इन्हीं दिनों एक तर्जुमान का था, पक्के ना एक तर्जुमान। मिनट मैं ये कहता हूँ पिछले सच का साल तर्जुमान। नहीं जी। पिछले साल इन्हीं दिनों में बिजली का यूनिट की क्या कीमत थी और मैंने आज क्या यूनिट पे कीमत बात है? ये फ्यूल एडजस्टमेंट है भाई। तो ये ओवरऑल पहले हसन यूनिट भाई- के ऊपर ही पड़ना है ना पहले आमिर भाई। आमिर आप- भाई घुमा पहले फिरा के आप- हमने पहले सिर्फ आप ये देखना है यूनिट के वहां पे बेसिक बोझ पड़ा है प्राइस- या नहीं। पहले आप बेसिक- यूनिट के बेसिक प्राइस, हाँ। फ्यूल एडजस्टमेंट, आमिर भाई सब पता है, लेकिन आप इनकी बस ये सारी की कहना चाह mythology रही पढ़ हैं के आए, कि फिर आप मुझसे बात आमिर चीज़ों भाई करें। देखिए को मेरी रिलेट बात इस तरह से आप नहीं वो कहेंगे, जिस तरह से आप सार्फिन कह पे रहे जब फिर अखबार वालों को कह के लिखे के आवाम को उन्होंने ना रिलीफ अच्छा दिया जी, है। आते यहाँ हैं। रिलीफ लिखवाएं, आते हैं, कहते हैं। यहाँ रिलीफ लिखवाएं, आते हैं, मतलब कहता अजीब हूं। बातें करें। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे लिए थी बुरी खबर, आमिर भाई के लिए थी अच्छी खबर। अब आ जाते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज की बड़ी खबर, सड़कों गलियों पर 20 सितंबर से काम शुरू होगा। कितनी बड़ी खबर है ये? मेरा नहीं ख्याल ये बड़ी खबर है। मेरे लिए बड़ी खबर होगी कि तमाम बलदियाती इदारे बहाल कर दिए गए, इलेक्शंस होने जा रहे वो भी कल राव ने बताया है, देखें, मुसविदा तैयार है, वो बस थोड़ी मुसवदा- बहुत- थोड़ी मुसवदा- बहुत planning है। मुसवदा- नहीं तैयार बड़ा अरसे का मुसवदा तैयार। वो जो कैदी नंबर 804 है ना, उस दौर का तैयार हो रहे हैं। हाँ जी तो वो मुसवदा ये ब्यूरोक्रेसी नहीं आने देगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात पे जद पड़ती अच्छा, वो जो अब आप मुसविदे के बाद मुझे की बताएं। प्लानिंग बताइए ना, वो मेरे ख्याल से कोई है। 1.5 साल में मुहित ये है। 138 अरब छोड़ें, ये आपको 260 अरब रुपया भी होए ना, तो ये खा ब्यूरोक्रेसी ने और ये अवामी नहीं, नुमाइंदों काम ने जाना। शुरू हो रहा है, बड़ी खबर है। अच्छा फिर हो गया होगा वो लियाकत चौक से वो स्कीम और तक वाला नहीं, काम नहीं, शुरू हो मेरे गया। मोबाइल में फुटेज पड़ी है। नहीं नहीं हो गया, नहीं हुआ, आपने कहा काम शुरू हो गया। नहीं ना, अखबार में लिखा है। आमिर भाई अभी नहीं होना मैं तो आज सितंबर अखबार, आप अखबार की हर खबर कोई गलत कह रहे हैं, खुदा का खौफ नहीं, मैंने खाए, बड़ी गलत मेहनत कहा। करते मैंने हैं आपसे आपको सिर्फ लोग। एक सवाल किया, वो आपके बिजली घर की के खबर को रास्ते गलत कह में, दिया, काम शुरू की आपके खबर- घर के रास्ते में वो एक लियाकत चौक से लेकर वो 5 वजीरे वाला भुगताने वाला प्रोजेक्ट है, नहीं, नहीं हुआ, वो हुआ शुरू। नहीं। 138 अपनी अरब रुपया वज़ीर कहाँ आला आमिर लगा? भाई कह वैसे दें। एक बात बताऊं 138 रुपया अपनी वज़ीर मैंने आला- उसी को कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं तो उसी को कह रहा आपकी हूँ। बिल्कुल अब तो आप मैं उसी को कह रहा आपकी हूँ। अपनी वजीर है मुझे ये बताएं, ये तस्वीर लगा लें काम इसमें करके। ठेके दिए जाएंगे, इसमें ठेकेदारों से अब तो कमीशन दिए ली भी जाएगी, होंगे। यही होगा जब तक आप बल्दियाती नुमाइंदे नहीं लेके। मेरी गली वाले को पता है, मैं ये काउंसलर है, मैं जाऊँ उसके पास, मैं चेयरमैन के पास जाऊँ, उसका दफ्तर है, मैं कहूँ यार स्ट्रीट लाइट ठीक करवा के दे, क्यों नहीं करके देता? अवामी नुमाइंदे उस तो पर नहीं प्रेशर मिलते होएगा ना। अब मैं जाके ढूंढता फिरूं कि मेरा कौन एमएनए कल है। राव साहब ने और मैंने पूछा MNA था तो ना यहाँ कि होते क्या नहीं है ना। इसकी बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत क्या है, बल्दियाती नुमाइंदों का रोल बड़ा उन्होंने डिटेल में बताया। और वाकई हम इन छोटे छोटे कामों में, मेरे अपने गली मोहल्ले में लाइट नहीं है अक्सर। तो ये इसमें क्या है, इसमें क्या ये सारा यहाँ तो इसमें ब्यूरोक्रेसी street lights भी खाएगी, हैं। और ऐसे ही यहाँ तो होना है। ब्यूरोक्रेसी खाएगी, यहाँ उसके साथ मिलकर एमएनए एमपीए बल्दियात खाएंगे। और वासा ने स्कीमों और को ये जो मुकम्मल करना। ये
ये जो ठेकेदार नहीं होते, सरकारी ठेकेदार, ये मुझसे ज़्यादा हसन बेहतर जानता है और ये ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब करेगा, मैं जल्दी जल्दी बता दूं।
ये बैठे होते हैं दांत तेज करके, और ये आपस में पहले मीटिंगें करके ठेके बांट लेते हैं। अच्छा, कमीशन इसमें तुमने नहीं आना, इसमें मैंने नहीं आना, इसमें मैंने नहीं आना, ये रोड मेरा, ये रोड तेरा, ले लेते हैं। ये सब आपस में हिस्से बांटते हैं। अच्छा, फिर उसमें कमीशनें तय करते हैं अफसरान की, फिर वो बिड उसी हिसाब से सारे इकट्ठे बनाते हैं। अब हसन बता दे, मैंने तो ये खैर छापा मरवा के 2 जगह पर पकड़ा हुआ। आमिर भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और चीज़ है सबसे अहम, शुक्र है कोई ठीक बात एक स्कीम बन जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो मटेरियल डाला गया वो कैसा मटेरियल है। ठीक है, सबसे पहली बात वही आ जाती है आमिर भाई ने जो की है कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो बहाल होना चाहिए। वो बहाल होगा तो हम हमारे शहरों के आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आम आदमी को पता होगा ये काउंसलर है, ये चेयरमैन है, मैंने जाके इसको पकड़ना है। ओए काउंसलर तो चेयरमैन तंदूर ते रोटियां लैन खलोते होंगे ने, सही ऐसे ही है। आप रोटियां लैन जाओ भी खलोते होंगे, कहना तू ये काम नहीं कराया भाई, ये इसी तरह से ऐसे ही होता है। अब एमएनए जो है वो इस्लामाबाद बैठा है, एमएनए के पास किसने जाना? एमएनए तो देखें, एमएनए ने तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हल्के में अगर उसका दिल किया तो आ जाना है उसने, वरना वो भी नहीं डर लगता है भाई। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए। वो बहाल होगा तो आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज ये 138 के डबल भी कर लें, डबल से ट्रिपल भी कर लें, जितने मर्जी कर लें, जितना मर्जी कर लें, ले जाए ले। अब देखें आगे आगे क्या होता है। अलबत्ता काम शुरू हो गया तो फिर देखें काम कब तक मुकम्मल होता है और नज़र कितना काम आता है। काम सबसे पहले आपके अपने इलाके में तो शुरू हो। नहीं हुआ, नहीं वो मैंने तो क्या सिफारिश कर दें, शायद इन्हीं की सुन लें, इतनी तारीफें जिसकी करो उसके बाद आप काम की बात करते हैं। मुझे ये बताएं, ये फिरोजपुर रोड है, इस पर ऑरेंज वो मेट्रो चलती है, पुल जो बना हुआ है उसमें से पानी टपकता है। मुझे बताएं, पहले वो जो मोटरसाइकिल सवार हैं जिन्होंने नमाज पढ़नी होती है, अब उनको पता ही नहीं ये पानी किस चीज का है। वो बेचारे उसके नीचे शेड के नीचे खड़े होते हैं। ये असल में वो जो पिलर्स लगाए हैं उनके जो दरारें हैं वहां से ये पानी रिसता रहता है। जब भी बारिश होती है फिर अगले 2-3 दिन के लिए ना उसकी प्रॉपर फिलिंग की, ना उसका ड्रेन बनाया। अब मुझे बताएं ये कौन बताए, और यही पूरे फिरोजपुर रोड को उजाड़ता है, तबाह करता है। ये 138 अरब रुपया हो, ये 260, मैंने आपसे पहले कहा था कुछ नहीं होने वाला, माल खाया जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। खबर क्या है जी? ज़िले इंतजामिया गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे में नाकाम। पता नहीं क्यों ये खबरें दे देते हैं। मतलब कल हमने कोई सरखपा छोड़ा गदागरों वाली खबरों पर, आज जिस चौक की बात की वहाँ पर वही शक्लें जो मैं 3 महीने से देख रही थी। आज इन कितने लिखे हैं जी? 800, मुझे लगा 80 या 800 से भी ज़ायद है। आज इन 80 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड में से मेरे ख्याल से तस्वीरों के साथ भी चला दें, कल आपको वैसे के वैसे नजर आएंगे। हसन मैं गलत कह रही हूँ? देखिए इसमें हमारी बदकिस्मती है, इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वकला हों, ताजिर हों, ये एक ऐसा माफिया बन चुका है कि जो कंट्रोल ही नहीं होता। और हसन तनकीद करने वाले भी यही होते हैं। आज ताजिरों को बुला लें, हमने हर मार्केट से बुला के इशू पूछे। आपको पता है आमिर भाई, हर मार्केट का सदर यही कहता है हमारी मार्केट का ये मसला है, हमारी मार्किंग में पार्किंग प्लाजे मांगते हैं वो। हाँ। ठीक है, लेकिन तजावजात नहीं खत्म करनी। पार्किंग स्टैंड्स का, पार्किंग की प्रॉपर जगह जो देखें, हर जगह पे ना कहीं जो बड़े ग्राउंड मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल नहीं होते, जिसमें लेकिन उनको अगर पार्किंग स्टैंड्स का दर्जा दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सड़कों से ये जो एक मसला है कि सड़क प्रॉपर सड़क होती है, 3 रोया सड़क है और 2 रोया उन्होंने पार्किंग माफिया ने कब्जा किया होता है और ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ होता है। अकबरी वाली साइड पे सुबह के टाइम कभी चले जाएं। आप अकबरी छोड़ें, आप लोअर माल जाके देखें। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये टाउनशिप मार्केट आप चले जाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां से नहीं। आप रोजाना हम गुजर के आते हैं ये मॉल टाउन कचहरी के बाहर से, क्या हालात हैं। तो ये हमारा अपना फरीज़ा है कि हम इस चीज़ को देखें। एक प्रॉपर जो है ना वो सेटअप बनना चाहिए ताकि ना गुजरने वाले को परेशानी हो और ना ही आवाम को किसी किस्म का मसला हो। लेकिन ये बदकिस्मती है और ये इस तरह ही रहेगा ना, ये आज से नहीं है। ये आमिर भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, ये हमेशा से ऐसे ही। मैं तो अपने, क्योंकि मुझे याद है स्कूल टाइम से हम लोग कचहरी के आगे से गुजर के आते थे, वहाँ के यही हालात थे। इसके अलावा जहाँ से पूरे हमारा जो वकला ने वो बाबा ग्राउंड जो है उस पे भी कब्जा कर लिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही कोई पूछने वाला नहीं है। के बाहर ये कोई चला जाए, के हमेशा देखें कोई चला जाता है ऑपरेशन करने चला जाता है,
तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता मैंने है? एक दो दफा शालमी जाने का मेरा जो इत्तेफाक हुआ, आमिर भाई मैं रिक्शे पे गई हूँ, मैं वहाँ जा नहीं रिक्शे पे ही सकती, जा सकते हैं गाड़ी आप। पे तो सवाल ही रिक्शे में मुश्किल ही है, पैदल नहीं बाहर जाया उतर जाता, के पैदल गई। पैदल नहीं जाया ऐसे जाता। ही होता है। देखिए मसला ये है कि ये तो बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक खबर है। ये जो आप कह रही थी ना शुरू में कि खबरें बहुत सारी होती हैं, 244 सिर्फ कानूनी और 800 गैर कानूनी प्लाजा ये पार्किंग स्टैंड हैं। मुझे ये बताएं, मैं ये आपको बताऊं, ये 800 कानूनी भी गैर कानूनी ये है, जो पता नहीं कौन सा 800 कानूनी। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं, ये क्या कोई किसी गुप्त जगह पे लगे हुए हैं? सामने है, सामने है, खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला है। और ये इंतजामिया और लाहौर पार्किंग कंपनी जो चढ़ा बनाए रहे गए होते थे, उनको। नहीं उनकी उनकी मिली भगत मर्जी है। मंशा उनके मिली भगत से है, जहां जिसका दिल कहाँ करता है है। डीसी साहब, कहाँ है आपके कमिश्नर, डीसी कहाँ साहब है? मुझे नहीं पता इस वक्त कहाँ होंगे। उनके दफ्तर में कल कहा था 9 बजे से वो बैठा मूसा था। रजा नाम है ना उनका। जी जी मूसा। कहाँ होंगे? वो दफ्तर में बैठे होंगे 9 कहीं। बजे दफ्तर में ठंडे कमरे में बैठे होंगे और उनकी मसले करना सुनेंगे 9 बजे, अगर कोई मसला हो तो जा सकते हैं। नहीं, वो मसला 9 बजे वो यही ऑन कर लिया करें तो उनको सारे मसले पता चल जाएंगे। हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं। ये किसी गुप्त जगह पे नहीं है, ये किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे नहीं है। इस शहर में जिसका जहाँ दिल करता है वो एक पार्किंग स्टैंड बना ले, अपनी पर्ची छापे, उस पर 10 रुपये लिखे, 30 रुपये गाड़ी के लिखे, वसूल वो मोटरसाइकिल के 50 करे और 100 रुपया करे। सही। और मैं एक बारहा बता चुका हूँ कि आपके पूरे माल रोड पे गैर कानूनी प्लाजे वो पार्किंग स्टैंड्स हैं। इसी तरह आपको बहुत सारी, और होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ये रेवेन्यू कमाती। आप ये समझें कि जो मैं रेडी बाज़ारों के भी खिलाफ हूँ, मैं कहता हूँ ये रेडियो वालों से जो बता लेते हैं वो गवर्नमेंट की जेब में तो नहीं जाता है। सही। किसकी जेब में जाता है? वो इन अफसरान की जेब में जा रहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लें। इसी तरह ये पार्किंग स्टैंड्स हैं, तो 800 पार्किंग स्टैंड जिस गैर कानूनी जिस शहर में होंगे, वहाँ पे आप रेडी बाज़ार लगवा रहे हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं तजावज़ात का खात्मा करेंगे। ये है तजावज़ात, जो कि आपकी रोड यानी सरकारी रोड और मेरी रोड आवाम की, उस रोड पे कब्जा करते हैं, एक पर्ची छापते हैं, 4 गुंडे रखते हैं और पैसे जमा करने शुरू करते हैं और छन 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 करके उनकी जेबों में पैसे जा रहे होते हैं हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने। कोई हॉस्पिटल की पार्किंग जो है वो फ्री नहीं है, किसी पार्क की पार्किंग फ्री नहीं है। आप गवर्नमेंट अगर पार्किंग प्लाजे जो कि हार रोड के कोने पे बनना था, मुझे बताएं बन गया? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी बनने देती उसको कि अगर ये बन गया तो हमें हार रोड खाली कराना पड़ेगा। अब आप इसमें एक चीज, अगर हमने हार रोड से पार्किंग खत्म कराई ना तो पीछे जो उसके फुटपाथ है वो खाली खाली कराने पड़ेंगे। इसमें दुकानदारों को भी फायदा कहता है फुटपाथ नजर ही ना आन, और आप मुझे चल के दिखा दे पैदल। आपने शालमी की बात की थी, मैं तो आपको माल रोड के ऊपर बीडन रोड के साथ, बीडन रोड और हार रोड, आप इसमें आप पैदल चल के दिखाएं। नहीं आमिर भाई एक चीज देखें, लिबर्टी में वो पार्क एंड राइड प्लाजा बना, उसका फायदा है, बहुत फायदा है, बहुत ठीक फायदा। है। इस तरह से ही पार्किंग प्लाजे बनने चाहिए थे, जो कि ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बनने दिए। सीधी सी बात है, ये बनने देते तो ये आज हालात ना होते शहर के, जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है और ख़ास तौर पे छुट्टी के टाइम और सुबह के टाइम जो हाल होता है ना शहर में। मेरा हाल 138 रुपये यही बना दो यार पार्किंग। बेहतर यही है, बेहतर यही, आपको रेवेन्यू भी आएगा। वो जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसे कमा रहा है वो कहाँ जाएगा? वो जहाँ मर्जी बाहर में जाए, जन्नम में जाए, मगरों लत्थे साडे किधर से मगरों लत्थे आज तक लत्थे हैं, जिथे मर्जी जाए। और लत्थे मैं तो कहना जिथे वो पूछ रहे ने हमारी एंकर साहबा तो वो कहाँ जाएं, कहाँ जाए, यही पूछा जाता है यार। ये रेडी यहाँ ना लगाए तो कहाँ जाए, यही पूछा जाता है हमेशा। यही रोला ही है, एक कब्जे कर देने कब्जे रोड के उत्ते फुटपाथ के उत्ते, और फिर जो फड़ो तो कहते जी कितने जान जनाब, गरीब आदमी कितने जाए, और भाई बाहर में जाए, मुझे इससे गर्ज नहीं है। हमारी रोड साफ होनी चाहिए। पूरी दुनिया में गरीब हैं भाई, पूरी दुनिया में लोग कमाते हैं, दुकानें लेते हैं, कमाते हैं। ये गैर कानूनी स्टैंड बना के नहीं कमा रहे होते, किसी बदमाशों के हैं। ये नरून शहर के साथ साथ ये जानता है सारों को, सारे सबके बदमाशों के हैं ना, सबके यही कब्जे हैं, वो यही हाल है। वो जिस रोड पे जाते हैं कब्जा करते हैं और पार्किंग स्टैंड बना लेते हैं और नोट आने शुरू हो जाते हैं। ये मामला है सारा। खैर अब यहाँ पे तो हालात यही हैं, यही रहेंगे। ये 3-4 चीज़ें मैं कहती हूँ, तजावुज़ात, पार्किंग के मसाइल, ये गदागरों के मसाइल, ये हमेशा यही रहे और यही रहेंगे। अच्छा जी, ट्रैफिक के हवाले से खबर है। ट्रैफिक पुलिस का नन्हे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इकदाम। स्कूल वैन, रिक्शों, बसों में ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ है, और कोई भी रिक्शा ड्राइवर आगे वाली सीट पर किसी बच्चे को नहीं बिठाएगा। अच्छा इकदाम है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसे आगे बैठे हुए। हसन एक कमेंट कर दें फिर हम वाइंड अप। ना अल्लाह करे कि इस पे अमल दरामद हो जाए, क्योंकि ये एक स्टेप बहुत अच्छा है। जब बच्चे बैग आगे जो खास तौर पे जो रिक्शों में आगे बिठाते हैं ना, और वो ये होता है कि उसने वो रिक्शे वाले ने
दो बच्चे साइडों पे बिठाए होते हैं और बच्चों वो को तो खतरनाक एंजॉय है। का मौका मिल रहा होता है, एंजॉय का लेकिन मौका तो वो है, लेकिन वो खतरनाक बहुत है। ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें मैं कहूँगा वालदैन को भी देखना चाहिए। सही कह रहे हैं। थोड़ी सी एडवेंचर बात होता है बच्चों के लिए, तो एडवेंचर है। दूसरी बात, मैं आपको एक मज़े की चीज़ अभी बता के जा रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो इस पर डिटेल में बात करते। जितने रिक्शे वाले हैं और लोडर्स हैं, ये सुबह जब निकलते हैं तो अपना एक चालान करवा लेते हैं, क्योंकि उसके सारा दिन बाद उस चालान पे 24 घंटे के तक आपका कोई चालान नहीं होता। वो चालान कराएंगे, वो चालान जेब में रखेंगे, 200 का, 300 का, 400 का, जो उसको रोकेगा उसको दिखा देंगे। अच्छा, ये भी होता है, ये नहीं पता था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। अभी हमने जाना है ब्रेक की तरफ, आप जानिए हेडलाइंस, उसके बाद आएंगे दोबारा शो में। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं हिम्मत कार्ड के हवाले से। हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए, माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा किया गया। ये हिम्मत कार्ड है क्या, कौन से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, क्या तरीक़ेकार है, और फिर रजिस्ट्रेशन कराना, और फिर किस तरह से क्या कुछ फॉर द टाइम बिंग कुछ एक मखसूस अरसे के लिए उनको कोई फैसिलिटी दी जा रही है, या फिर ताहयात उनको जो है वो फैसिलिटी दी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ दीगर मामलात भी जो हैं वो ज़ेर बहस रहेंगे। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर जीशान साहब मौजूद हैं, डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब। हम उनको अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही दिन हुए आपको चार्ज संभाले हुए, खासा बड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डिपार्टमेंट है। सो कैसे देखते हैं जिम्मेदारियों? इस तरह से सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, इसका मैंडेट बहुत ही बड़ा है, और पर्टिकुलरली इसकी जो ख़ास बात है कि जो हमारी सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज लोग हैं, इंक्लूडिंग पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, हमारे विडोज़, ऑर्फन्स, ओल्ड एज, और इसके अलावा पर्टिकुलरली स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन, ये तमाम वो सेगमेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से वो डिसकनेक्टेड रहते हैं और वो एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो उनकी लिए एक्सक्लूसिवनेस क्रिएट करना इस महकमे का मैंडेट है, और इंशाल्लाह विद दिस मैंडेट विल ट्राई कि हम जितना ज़्यादा बेहतर कर सकें। हमारी तकरीबन 153 फैसिलिटीज़ हैं ऑल ओवर पंजाब, विच आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, ऑर्फन्स, विडोज़, स्किल्ड वुमेन, एंड पर्टिकुलरली जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं। तो इन तमाम जो हमारे सेगमेंट्स हैं, इनकी बेहतरी के लिए वी आर कमिंग अप विद द प्लान। इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म हमारे एक्शन प्लान्स भी होंगे और लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होंगे विच विल बी एग्जीक्यूटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें ही बंदी होती हैं जब इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में सोचते सुनते हैं। ख़ास तौर पर हिम्मत कार्ड की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने खुसूसी तौर पर इस पर गुफ्तगू करनी है क्या ये हिम्मत कार्ड प्रोग्राम? ये एक हुकूमत पंजाब का और चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पर्टिकुलरली जब ये नई हुकूमत आई तो हम हुकूमत के पास गए डिफरेंट प्रपोजल्स के साथ, पर्टिकुलरली जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो हिम्मत कार्ड का कॉन्सेप्ट तब कंसीव किया गया जब ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए हु आर नॉट फिट टू वर्क। अच्छा। चूँकि अमूमी तौर पे जितने भी हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं सोशल सिक्योरिटी के, पावर्टी एलिविएशन के, वो जनरलाइज होते हैं लोगों के लिए जो बिलो पावर्टी लाइन होते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से एक्सक्लूसिव बनाया और इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि हमारे वो तबकात जो डेफिनेटली पावर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनका पीएमटी स्कोर 45 और बिलो है, और वो अफराद जो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत से ऐसे हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको हम थोड़ा सा मोबाइल करें तो वो अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारा फोकस ये होगा कि उनको हम अर्निंग हैंड बनाएं फैमिलीज़ का। लेकिन वो अफराद, वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर एंड रिगार्डलेस ऑफ एज, वो मेल हों, फीमेल हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बट इफ़ दे आर नॉट एबल टू वर्क, तो ये वो सेगमेंट होता है जो अदरवाइज भी निगलेक्टेड रहता है और एक फैमिली पे बोझ बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है सूबे की हिस्ट्री में कि इस तबके को खासकर टारगेट किया गया है। इसके लिए एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जो कि अप्रैल मई से स्टार्ट हुई, हमारे जो रजिस्टर्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ थे उसमें से हमने फ़िल्टर आउट करके ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब लोगों को फ़िल्टर आउट किया हु आर अनएबल टू वर्क, और उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो मुसलसल जारी है। उसको हमने जो हमारी सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री है प्रोविंशियल और नेशनल, उसके साथ भी डबल क्रॉस चेक किया ताकि हमारा जो ये रिलीफ पैकेज है वो टारगेटेड जो हमारी पॉपुलेशन है वहाँ तक पहुँचे। वो लोग जो कि इस हिम्मत कार्ड से मुस्तफ़ीद होना चाह रहे हैं, करना क्या है उनको?
इसके बड़े बेसिक से रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 ये कि वो रजिस्टर्ड हों। हमारा पोर्टल है DPI-MIS, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अप्रैल मई से स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमारे पास लगभग 4 लाख के करीब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो रजिस्टर करवा चुके हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो हमारी हॉस्पिटल्स में कमेटीज़ मौजूद हैं जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स देती हैं। उसके अलावा वो पंजाब के शहरी हों, शनाख्ती कार्ड हो उनके पास, और जो सबसे बेसिक चीज़ है कि वो नॉट फिट टू वर्क हों। ठीक है, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने रखी हैं। ठीक है। और फिर इन तमाम चीज़ों के बाद उनको फैसिलिटेट क्या किया जाएगा? क्या क्या चीज़ें खुसूसियात हैं इस हिम्मत कार्ड की? जो बेसिकली ये कंसीव किया गया आइडिया, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, वो ये था कि वो लोग जो नॉट फिट टू वर्क हैं, उनको अगर हम किसी भी किस्म की एड देते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हील चेयर और एनीथिंग, स्टिल दे रिमेन डिपेंडेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इनको फाइनेंशियल एड दी जाए। जो हमारे मिनिमम वेजेस हैं 37,000, उसके हिसाब से वो तकरीबन 10% या 10.5%, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो निगलेक्टेड तबका होता है उसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमने तकरीबन 3500 रुपये हर समाही के हिसाब से, विच इज़ अगर कोई नौकरी करना चाह रहा है जी। तो क्या उसको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी? नहीं, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु कैन नॉट वर्क। अच्छा, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, उनकी माजूरी इस लेवल की है कि वो बिल्कुल भी काम में फिट नहीं हो सकते, सो उनको ये हिम्मत कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए। हर 3 माह में उनको मिलेगा 10,500 रुपये। ठीक है। और ये प्रोग्राम अभी तो फॉर 1 ईयर लॉन्च हुआ है एंड इट विल बी एक्सटेंडिंग, चूँकि अभी जो हमारी बेनिफिशरीज़ की तादाद हमने फ़िल्टर आउट की है वो 65,000 है, सो इट विल बी एक्सटेंडेड इन कमिंग फेजेस एज वेल इंशाल्लाह। सही। इसके अलावा आपने चार्ज संभाला, देखा होगा कि जी कम से कम लोगों की सहूलियात के लिए ये प्रोग्राम्स लेके आने की ज़रूरत है, या बेहतरी के लिए कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें आपको लगता है कि ज़रूर ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए? मैडम, इसमें 2 तो हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स सीएम साहिबा के ही हैं। एक असिस्टेड डिवाइसेस का प्रोग्राम है विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज़। उसका भी हमारा एजेंडा यही है कि जो हमारे डिसेबल्ड अफराद हैं उनको जो मिनिमम पॉसिबल असिस्टेंस के साथ उनको हम मोबाइल कर सकें, ताकि वो अर्निंग हैंड बन सके अपनी फैमिली का। एक इसके अलावा व्हील चेयर्स की प्रोविज़न के हवाले से थ्रू आउट पंजाब जितने हमारे ऐसे लोग होंगे उनके लिए। उसके अलावा हम अपने प्रोसेसेस को डिजिटाइज़ कर रहे हैं, MIS सिस्टम ला रहे हैं। हम ऑलरेडी बैतुल माल को डिजिटाइज़ कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम मैनुअल प्रोसेसिंग जो है उसको ख़त्म कर दें। इससे लोग बहुत फैसिलिटेट होंगे। तीसरा जो हमारा हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को रजिस्टर हमने करना है, चूँकि हमारे सेंसस के डाटा के मुताबिक वी हैव अराउंड 4.7 मिलियन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, लेकिन अभी तक हमारे डेटाबेस में सिर्फ 4 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर किया। तो हम चाहेंगे, हमारी कोशिश होगी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि इस नेटवर्क को हम एक्सटेंड करें। एक हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कीपिंग इन व्यू इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी जो वुमेन स्किल डेवलपमेंट का सेगमेंट है, सनतज़ार की सूरत में वो हमारे पास 43 सेंटर्स हैं। कसरे बहबूद हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है। इसको रिवाइटलाइज करके हम इनके मार्केट लिंकेजेस क्रिएट करेंगे ताकि मॉडर्न स्किल्स देके हम जो हमारी ख़वातीन हैं उनको रोज़गार के मौके। बहुत अच्छा इक़दाम है। एक दफ़ा मेरा वैसे ही विज़िट करने का चांस हुआ था, मैं यतीम खाना गई। वहाँ पर जिस तरह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चे रह भी रहे थे, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम था। किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाता है, और आपने ज़रूर विज़िट भी किया होगा, क्या बेहतरी मज़ीद आ सकती है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सम हाउ दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ वेरी ह्यूज पैरेलल नेटवर्क ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हु आर आल्सो वर्किंग, और सम हाउ कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे लोगों का रुझान कंपैरेटिवली कम है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि उन तमाम इदारों को भी इंटीग्रेट करें और अपने इन तमाम इदारों को, पर्टिकुलरली जो ओल्ड हाउसेज हैं या ऑर्फनेजेस हैं, उनको हम जितना मज़ीद बेहतर कर सकें, बीफ अप कर सकें। चूँकि अमूमी तौर पर अफराद हमारे पास आ जाते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, लेकिन एक जो मिसिंग लिंक है कि उनका फॉलो अप नहीं होता कि इन फैसिलिटीज़ में आने के बाद क्या वो अच्छे शहरी बन पाए या नहीं,
जी, वो एजुकेशन या वो फैसिलिटीज़ अवेल करने के वो बाद हेल्थ फैसिलिटीज़, वो Exactly. एजुकेशन, वो तमाम चीज़ों ने मिल भी रही हैं या नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस सेगमेंट को देखते हुए हम जितना बीफ अप कर सकें अपनी सपोर्ट को और फॉलो अप को, एंड वी कैन बिल्ड अप अ सक्सेस स्टोरी कि सोशल वेलफेयर के काम की वजह से जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो किस तरह से एक कारामद शहरी बन सकना। आपने सनतजार की बात की, हुनरमंद बनाया जाता है ना बेसिकली, हैंडीक्राफ्ट, और लोगों को मेरे ख्याल से इन चीज़ों को हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल करने चाहिए। एक तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि पैसे कमाने का लोगों को ज़रिया मिल जाता है, सो इसके लिए प्लानिंग क्या है? इंशाल्लाह हमारी पहली कोशिश तो ये कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं फॉर इंस्टेंस, उनके साथ बैठ के हम एक ऐसे प्लान के साथ आएंगे, हम इनको रीस्ट्रक्चर करें। क्योंकि अभी जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं सम हाउ समवेयर दे आर नॉट मार्केट ओरिएंटेड और मार्केट ड्रिवन। हमारा कसर बहबूद एक इदारा है, उसमें बहुत अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं, आई विजिटेड इट, लेकिन वो वही बात है कि वहाँ पे तकरीबन 100-150 के करीब हमारी ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होती हैं। हालांकि एक प्रोविंशियल लेवल के इदारे में ये तादाद हज़ारों में होनी चाहिए एनुअली एटलीस्ट। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि एक तो मार्केट लिंकेजेस क्रिएट करें, नंबर 2 नए कोर्सेज लेके आएँ, नंबर 3 ऐसे एग्जीबिशंस और शो करें जहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन हो एज अ ब्रांड। सो विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस सनतजार एज अ ब्रांड, ताकि जो हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ काम करती हैं यहाँ पे, उनको ना सिर्फ एक रोज़गार मिले बल्कि एक सोशल रिकग्निशन भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस तरह से जो है वो मेरे ख्याल से लोगों की हेल्प करने के साथ साथ आप उन्हें मुआशरी तौर पर भी मुस्तहकम बनाएं और इस तरह के प्लेटफॉर्म दें कि वो अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ओल्ड एज होम जो है, मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मसाइल भी रहते हैं, यू नो, बूढ़ी उम्र के अफराद भी होते हैं, उनके खाने पीने, उनकी सेहत सहूलियात, फिर काउंसलिंग वगैरह उनकी बहुत ज़रूरी होती है। सो इसको कैसे फॉलोअप इसका किया जाता है? ये एक बहुत ही अगेन सारे सेगमेंट से डेलिकेट है, बट दिस इज़ द मोस्ट डेलिकेट वन, बिकॉज इसमें हमें साइकोलॉजिकल प्लस फिज़िकल जो उनकी वेल बींग है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हमने अपने कुछ इदारे अभी विज़िट भी किए हैं, वहाँ पे वी जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो उनकी काउंसलिंग सेशंस हैं और जो उनकी मेडिकल केयर के हवाले से चीज़ें हैं उनको हम रेगुलरली देखें। दूसरा हमारी कोशिश होती है अगर हम इनके लिंक डेवलप कर सकें इनकी फैमिलीज़ के साथ, सो इफ़ दे वांट टू गो बैक दे कैन। अदरवाइज़ हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो 7-7, 8-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि इनको हम जितना बेहतर टेक केयर कर सकें और उनको इंगेज रखने के लिए कि वो कहीं ना कहीं अपनी यूटिलाइजेशन जो है वो महसूस करें और ये ना समझें कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो वी ट्राई टू इंगेज देम इन डिफरेंट एक्टिविटीज। सो दिस इज हाउ वी डू। सही मैसेज क्या होगा आपका देखने वाले? मेरा यही मैसेज होगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कि हिम्मत कार्ड के हवाले से पर्टिकुलरली कि ये एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, और हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि जो नॉट टू फिट हमारे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन तक हम पहुँचें, और फिर इस इदारे का दायरा कार मज़ीद वसी करके हमारे जितने मार्जिनलाइज सेगमेंट हैं सोसाइटी के उनको हम एक प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करें, और माशरे की बेहतरी में अगर अवाम और मुख्तलिफ इदारे हमारा साथ देंगे तो ये हमारे लिए आसानी होगी। हम गुड लक कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे लोग अपनी मेहनत की वजह से अपनी पहचान बना लेते हैं। घरों को खूबसूरत बनाने के लिए नित नए डिज़ाइन जहाँ फॉलो करते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि कस्टमाइज चीज़ें अपने घर में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, चाहे वॉल का डिज़ाइन है, चाहे कोई पेंटिंग्स हैं, चाहे कोई कारपेट है। खुसूसी तौर पर आज हम कारपेट के डिज़ाइंस के हवाले से बात करेंगे। ये जो कस्टमाइज चीज़ों का रुझान है ये आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत सारी सहूलतें भी लेकर आता है। हाथ से कालीन बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। इसी तरह के बहुत बड़े आर्टिस्ट साहिबान से हम आपको मिलवाते रहते हैं जिनका काम ही उनके बारे में बता रहा होता है। हमारे आज के मेहमान जो है वो कारपेट मेकर हैं, कालीन बनाते हैं हाथों से। सो क्या कमाल महारत, मैं तो उनका काम देख के हैरान भी हो गई हूँ और थोड़ी सी परेशान भी हो गई हूँ कि मतलब इतना मेहनत वाला काम आप कर लेते हैं और एक लंबा अरसा 50
55 साल से आप एक ही काम के साथ और बड़ी कामयाबी से काम भी कर रहे हैं। तौकीर सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। कितने अरसे से आप कारपेट बना रहे हैं? ये मैडम 55 ईयर हो गए, 55 साल। अच्छा, तो कैसे स्टार्ट किया आपको? मतलब एक होता ना, जी, आप अपने माइंड में ये चीज़ रखते हैं कि मैंने कारपेट का काम स्टार्ट करना है, स्टार्ट कैसे लिया? स्टार्ट हमने किया रिपेयरिंग के काम से, इसको रेस्टोरेशन का काम जिसको हम कहते हैं रफूगरी। अच्छा, इसकी वो बड़ा आर्ट वर्क है। यानी पुराना जो कारपेट जो है फट उसको जाता सही- है, जो अच्छा, ख़राब हो जाता है, हम उसको डैमेज को बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे कभी ख़राब था ही नहीं है। वाह ज़बरदस्त। तो ये आप बुक देख लीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा कि बिफोर रिपेयर और आफ्टर रिपेयर, आप इसकी शक्ल देखें। तो हमारे पास बाहर समटाइम हम तो वेस्ट कर देते हैं उस कारपेट को नहीं, ना, ये तो बाहर ये से हमारे अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, यूरोप से ये बनने के लिए आते हैं हमारे पास रेस्टोरेशन के लिए। चलिए तो इस पहले तो मेरा ये काम था माशाल्लाह, इसमें मैंने 200-250 स्टूडेंट्स मेरे सीख के और पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो फिर आप कारपेट बनाने के मरहले की तरफ उसके बाद आए। फिर मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग की। हाथ से कारपेट हाथ से बना? बनते हैं, ये एक नॉट्स लगती है इसकी, बहुत मेहनत का काम है ये। बड़ा आप डिज़ाइन देखें इनके काम देखें तो ये आपको एक बड़ी मुनफरिद चीज़ है और बड़ी बिल्कुल, मैं तो मेहनत बहुत है। ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ आपके काम से। अच्छा, अब जो है वो लोगों के पास बड़ी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, नो लोग चाहते हैं कि जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ काम उस तरह का होना चाहिए, वो कलर्स, वो आइडिया, हर तरह से काम आप कर एवरीथिंग लेते हैं। बिल्कुल जैसा आप चाहेंगे। आपकी तस्वीर बना दें ऐसे बैठे बैठे, वो भी बन जाएगी इस पर। वाह ज़बरदस्त। उसका सबूत दे देंगे, ये तस्वीर आप हाँ, ये मेरे सामने है, बिल्कुल हमने दिखाई भी है। तो ये ये सब कुछ हम करते हैं। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। अब मुझे ये बता दीजिएगा कितना टाइम टेकिंग काम है एक कारपेट को डिज़ाइन करना, उसको बनाना, फिर कितना टाइम ये कई मरहलों से गुजर के ये बनता है। तो स्टार्ट कैसे लेते हैं? स्टार्ट इसका ऐसा होता है, पहले इसकी नक्शा बनता है, उसके बाद ग्राफिंग होती है, उसके बाद इसकी लिखाई होती है। 3-4 प्रोसेस के बाद ये फिर बनना शुरू होता है। आपकी पूरी टीम है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। सो मुझे ये बता दीजिएगा एक कारपेट तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? क्योंकि हम जब मार्केट से कोई चीज़ उठाने जाते हैं ना, हमें नहीं पता होता उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है। सो क्या क्या इसमें ये मटेरियल? इसमें सबसे पहले रेशम इस्तेमाल होता है, कॉटन होता है, फिर वूल होती है। ये इस तरह से ये 3-4 चीज़ें मिलके फिर इसकी बनावट शुरू होती है। सही। और कितने टाइम में बन जाता है? टाइम में ऐसा है कि जैसे अब ये पीस आप देख रही हैं, छोटा सा ये पड़ा हुआ है, इसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 3 से 4 मंथ लगे एक कारपेट को तैयार होने में। अच्छा, ये काफ़ी बहुत बारीक काम है जी। कारपेट की भी क्वालिटीज होती जी हैं। क्वालिटीज़, हाँ। क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम में बनेगा। तो इससे जब बड़ा होगा वो उसमें और टाइम लग जाएगा, मोटी क्वालिटी होगी तो वो कम टाइम में लगेगा। तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बेहतरीन क्वालिटी का कारपेट कौन सा होता है? वो हमारे पाकिस्तान में बनता है, 20-20 क्वालिटी होती है, बड़ा क्लास का है वो। मैं लेकर आया हूँ सैंपल, अगर आप देखना चाहें। सही। तो- सो मुझे ये बता दीजिएगा कि आप किसी भी टाइप का कलर स्कीम हो, कुछ भी आप ऐड करा सकते हैं? एवरीथिंग। आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है? प्लेन कारपेट्स चल रहे हैं क्या? प्लेन भी चल रहे हैं, उसमें मॉडर्न भी हैं, मतलब है कि हर किस्म के चल रहे हैं। आजकल थोड़ा चेंज आया हुआ है काफ़ी, उसमें गिलिम्स दरियाँ बन रही हैं, वो भी काम है। सही। तो हैंडमेड, मगर सब हैंडमेड। सही। सो हमें पता चला कि आपने अपने घर में तो कारपेट ही किए हुए हैं, इसके पीछे क्या आइडिया? ये एक्चुअली मैडम मैंने बाथरूम बनाया है अपना एक घर के अंदर, तो वो काफ़ी वायरल हो गया है। असल में मेरा शौक़ भी था कि सजावट करना घर के अंदर, तो अपने ड्राइंग रूम सजाया हुआ है। फिर उसके साथ मैंने एक वाशरूम को जो है ना, उसको मैंने कोई पेंटिंग से, कारपेट से, ऊपर छत, मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है उसकी। तो वो एक दुनिया में एक अलग सी चीज़ बना दी है मैंने, जो काफ़ी वायरल हो रही है। कम पैसों में अच्छा कारपेट बनवा सकते जी हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। सही। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। देर पा भी? जी बिल्कुल देर ऐसा नहीं है कि अगर हम पैसे कम लगा रहे हैं तो वो जल्दी कर। इसकी तो मैडम इतनी उम्र होती है कि मेरे पास, अगर आप नेक्स्ट टाइम कहें तो मैं 150 साल पुराने कारपेट पड़े हुए हैं जो 150 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं और आज भी उनकी वैल्यू है। ज़बरदस्त। बहुत वो ईरान के, रशिया के, तुर्की के वो कारपेट हैं हमारे पास, जो इनको आप वॉश भी कर लें तो? जी वॉश भी करने, फिर नया का नया। सही। सो केयर क्या करनी पड़ती है अगर आप इनको वॉश कर रहे हैं? कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे अपने कारपेट्स को, अगर आप देर पा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सब करना उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप उसको धूप लगवाएं, क्योंकि नमी आ जाती है तो उसमें फिर कीड़ा लगने का खतरा होता है। तो उससे बचाने के लिए कि आप ये जब धूप लगती है तो उसको आप 2-4 दिन फ्रंट साइड और बैक साइड पे धूप लगवा दें और फिर उसको यूज़ करें या रख दें, तो वो काफ़ी देर पर आपका काम चले। चलें, हमने आपके बारे में ये सुना है आप इस काम के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त गाना भी गाते हैं, तो ये शौक़ कैसे आया? ये शौक़ तो मैंने बचपन से है मुझे। मैं रफ़ी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। हाँ साहब, मेहंदी हसन साहब का फ़ैन हूँ। हम अक्सर देखते हैं ना कि आप पेंटिंग कर रहे हैं तो जो आपका कोई और भी शौक़ है आप उसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं।
सो मुझे ये बताइएगा, वो लोग जो कि फील्ड में नए आ रहे हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जी जी, तो कुछ सजेशंस उनको देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अगर कोई, जैसे कि आजकल हमारे बच्चे नशों में पड़े हुए हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है देखकर, और इसी को देखते हुए मैडम मैंने काफ़ी पहले, आज से 25-30 साल पहले से मैं इस काम में बच्चों को लाया, उनको सिखाया काम, माशाल्लाह आज रोटी रोज़ी अच्छी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और हुनर जी अपने, और ऐसा आर्ट है कि पूरी दुनिया में इसका एक डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में। तो हमारा काम इस तरह का रिपेयरिंग का खास तौर पे काम जो है, तो इसमें मुझे इतनी खुशी है कि मैंने अपने इस काम को बांटा है, और 200-250 लड़कों ने सीख के और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। ज़बरदस्त। और अभी मैं चाहूँगा कि जो लोग चाहते हैं अगर सीखना कुछ, तो मैं हाजिर हूँ, मैं बिल्कुल बेलौस उनको सिखाऊंगा और उनको पे भी करूँगा। जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से सदका जारिया भी है कि आप किसी को काम सिखाएं, उनके रोज़गार के लिए आसान मौके पैदा करें। आजकल लोग अपने रूम को डिकोर करने के लिए ना डिफरेंट टेबल के पीसेस भी बनवाते हैं, लोग अपनी कस्टमाइज्ड जाए नमाजें भी बनवाना चाहते हैं। जी हाँ। सो कुछ कवर्ड्स लोग स्पेशल ऐसे बनाना चाहते हैं, ये ऑप्शंस भी आप करा? बिल्कुल है, एवरीथिंग मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये काम भी आप करा सकते हैं, और इसके साथ साथ मुझे ये बता दें कि अगर आप कुछ सॉलिड कलर के कारपेट बनवाना चाह रहे हैं, जी जी, डिजाइन्स के अलावा उनके ऊपर ये जैसे आपने बीड्स वगैरह लगाए हैं, ये देखें ना, मैं नई चीज़ मैंने इसमें पैदा की है कि आप ये देखें, इस पे देखें सारे बीड्स लगे हुए हैं, और उस पर भी देखें मैंने जेवर पहना नहीं हो जाते? जी नहीं, ये इसमें मैंने सारा हैंडमेड है, ये सारा हैंड, ये इसमें देखें मैंने कोई फिरोज़ा भी है, इसमें रूबी भी लगा हुआ है, मतलब मोती भी लगे हुए हैं, मतलब पर्ल है इसमें, मतलब रियल पत्थर हैं इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको आप अपने रूम के लिए, आप अपने ड्राइंग रूम के लिए, कुछ डिफरेंट चीज़ें लोग चाहते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम में हो, जो वो ओल्ड लाहौर से रिलेटेड हमारे कल्चर की अक्कासी करते हो, कुछ भी बनवा सकते, कुछ भी बनवा लें, कुछ भी, एवरीथिंग। सही। सो ये आपके शौक पे डिपेंड करता है और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बाकी आपके सामने ये लोग मौजूद हैं जो कि इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट, बहुत ज़बरदस्त आपका काम है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।